सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। आप लोग भी हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए पठन पाठन सामग्री लेकर के अध्ययन में शामिल हो। यदि पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोकें और पठन सामग्री लेकर पुनः उपस्थित हों। आज हम पाठ 18 वसंत गीत नामक कविता, जिसके रचनाकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य के साथ कविता के पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ भी समझेंगे। कविता की पंक्तियां हैं। नीम के भी नौर में मिठास देख, हंस उठी कचनार की कली, टेसुओं की आरती सजाकर बन गई है वधू वन स्थली। कविता के इन पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। आप लोग संदर्भ सहित अर्थ लिखना बहुत ही अच्छी प्रकार समझ चुके हैं। फिर भी इस पाठ के लिए कैसे संदर्भ लिखा जाएगा उस पर ध्यान दें। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के वसंत गीत नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचनाकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इस प्रकार आप लोग इन पंक्तियों के लिए संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ को लिखने के बाद पंक्तियों का अर्थ लिखा जाएगा। अर्थ लिखने से पूर्व आपको संकेत भी लिखना होगा। संकेत में जो पद्यांश दिया हुआ है या कविता की पंक्तियां दी हुई हैं, उसमें प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द या कुछ शब्द और अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्द या कुछ शब्द लिखना होता है। बीच में रिक्त स्थान के तरह डॉट डॉट कर दिया जाता है। तो ऐसे संकेत लिखते हैं और संकेत से यह पता चलता है कि ये जो अर्थ है कितनी पंक्तियों का अर्थ है। ठीक है, अभी पंक्तियों के अर्थ पर ध्यान दीजिए। नीम के भी नौर में मिठास देख, हंस उठी कचनार की कली, टेसुओं की आरती सजाकर बन गई है वधू वन स्थली। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी यह बताते हैं कि वसंत ऋतु के आने पर, ऋतुराज वसंत के आने पर नीम के कड़वे फल भी मीठे हो गए। नीम का प्रत्येक भाग कड़वा होता है, परंतु यहाँ पर वसंत ऋतु की महिमा को बताते हुए कह रहे हैं कि वसंत के आने पर नीम के कड़वे फल भी मीठे हो जाते हैं। हंस उठी कचनार की कली, यानी कचनार की कली भी पुष्प बनकर खिल गई है। वह धरती जो पतझड़ से खाली हो गई थी, टेसुओं की आरती सजाकर बन गई है वधू वन स्थली। यानी वह धरती जो पतझड़ से खाली हो गई थी, वह भी टेसुओं के फूलों से भरी हुई है। और टेसुओं के फूलों से भरी हुई ऐसी लगती है मानो कोई वधू आरती की थाली सजाकर खड़ी हो।
इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ है। एक बार पुनः ध्यान दें। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि वसंत ऋतु के आने पर नीम के कड़वे फल भी मीठे हो गए हैं, कचनार की कली भी पुष्प बनकर खिल गई है। वह धरती जो पतझड़ से खाली हो गई थी, वह भी टेसुओं के फूलों से भरी हुई ऐसी लगती है मानो कोई वधू आरती की थाली सजाकर खड़ी हो। तो इस प्रकार से कविता के इन पंक्तियों का संदर्भ, संकेत और अर्थ लिखा जाएगा। कविता के अगली पंक्तियां हैं। दूसरा पद्यांश आपके सामने है। चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, बेंध गई मानस को दूर की पुकार, गूंज उठा दिग दिगंत, चीन्ह के दुरंत यह स्वर बार बार। इन पंक्तियों का भी आपको संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। तो जिस प्रकार अभी आपने पहले दी गई पंक्तियों का संदर्भ लिखा, उसी तरह से इन पंक्तियों का भी संदर्भ लिखा जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक के वसंत गीत नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचनाकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इस प्रकार से संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ को लिखने के बाद इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। अर्थ से पूर्व हम इन पंक्तियों का संकेत लिखेंगे। संकेत लिखने के बाद अर्थ लिखेंगे। संकेत में काव्यांश जो दिया गया है, जिसका हमें अर्थ लिखना है, उस काव्यांश की पहली पंक्ति के पहले शब्द या कुछ शब्द को हम लिखेंगे। इसके बाद रिक्त स्थान बनाएंगे और रिक्त स्थान के बाद काव्यांश जो दिया गया है उसकी अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्दों को, शब्द या शब्दों को लिखेंगे। तो पंक्ति थी, चेत उठी ढीली देह में लहू की पुकार, चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, बेंध गई मानस को दूर की पुकार, गूंज उठा दिग दिगंत, चीन्ह के तुरंत यह स्वर बार बार। इन पंक्तियों का अर्थ लिखना। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि जो शरीर ढीला ढाला अर्थात सुस्त पड़ा था, यानी वसंत ऋतु के आने से पहले जो प्रकृति में आलस्य भरा हुआ था, वो वसंत ऋतु के आने से वह आलस्य दूर हो गया, उस पर नव चेतना आ गई। या यूं कह सकते हैं कि वसंत ऋतु के आने से उसमें खून की धारा तेजी से बहने लगी, रक्त संचरण तेजी से होने लगा। चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, अलसाए हुए शरीर में, सुस्त पड़े हुए शरीर में रक्त संचरण तेजी से होने लगा। मतलब कि जो शरीर ढीला ढाला अर्थात सुस्त पड़ा था, वसंत ऋतु के आने में उसमें खून की धारा तेजी से बहने लगी। गूंज उठा दिग दिगंत, वसंत के आगमन की सूचना से बेंध गई मानस को दूर की पुकार, यानी वसंत के आगमन की सूचना से मस्तिष्क भी स्फुरित हो गया, यानी दिलो दिमाग में वसंत ऋतु के आगमन की सूचना पहुंच गई। गूंज उठा दिग दिगंत, दसों दिशाएं गूंज रही हैं। दिग दिगंत मतलब सभी दिशाएं। दिशाएं 10 होती हैं, मुख्य दिशाएं 4 होती हैं और प्रमुख रूप से 4 दिशाएं हैं, नहीं तो दिशाएं 10 दिशाएं होती हैं। ये दिशाएं भी आपको पहले पढ़ाए गए पाठों में बताया गया है, 10 दिशाओं के नाम। चीन्ह के दुरंत यह स्वर बार बार,
जिसको पार करना कठिन है, ऐसे रास्ते भी वसंत के आने से चिन्हित हैं। यानी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बताते हैं कि जो शरीर ढीला ढाला अर्थात सुस्त पड़ा था, वसंत ऋतु के आने से उसमें खून की धारा तेजी से बहने लगी, रक्त संचरण तेजी से होने लगा। वसंत के आगमन की सूचना से मस्तिष्क भी स्फुरित हो गया। दसों दिशाएं गूंज रही हैं। जिसको पार करना कठिन हो, ऐसे रास्ते भी वसंत के आने से चिन्हित हो गए। इस प्रकार इन दो पद्यांश का अर्थ आपको यहां पर बताया गया। संदर्भ सहित अर्थ कविता के दो अंश लेकर के आपको उनका संदर्भ सहित अर्थ बताया गया। इसके पहले आपको पूरी कविता के समस्त पदों का, समस्त पद्यांशों का आपको अर्थ बताया गया है। संदर्भ सहित अर्थ कैसे लिखना था वो यहां पर बताया गया। ठीक है, इसको फिर से पढ़ें, समझें, दोहराएं। यदि समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को फिर देखें। और अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ेंगे। तो आज के अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उनके उत्तरों पर ध्यान देंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उनके उत्तर समझने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर पृष्ठ संख्या 150 पर पहुंचना होगा। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों के लिए 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। इन उत्तर विकल्पों में से एक उत्तर विकल्प सही है, बाकी 3 गलत हैं। आपको सही उत्तर विकल्प को पहचानना है और पहचान कर उसमें सही का निशान लगाना है। इसके बाद फिर मेरे द्वारा जब उत्तर आपको बताया जाएगा तो उसे आपको मिलान कर लेना है। तो पहला प्रश्न है, रोम रोम को अपने स्पर्श से कपा देने का काम किसने किया? रोम रोम को अपने स्पर्श से कपा देने का काम किसने किया? पहला उत्तर है शीत ऋतु ने। दूसरा उत्तर विकल्प है मलय पवन के झोंके ने। तीसरा उत्तर विकल्प है बिजली ने। चौथा उत्तर विकल्प है वर्षा ऋतु ने। अब आपको जो उत्तर सही लग रहा है उस उत्तर पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वसंत के आ जाने पर पीपल के पेड़ पर क्या प्रभाव पड़ा? दूसरा प्रश्न है, खा नंबर प्रश्न है, वसंत के आ जाने पर पीपल के पेड़ पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला उत्तर विकल्प है नए पत्ते आ गए। दूसरा उत्तर विकल्प है पेड़ की खाल चिकनी हो गई। तीसरा उत्तर विकल्प है टहनियां तन गई। और चौथा उत्तर विकल्प है पीपल बड़ा हो गया। तो इसमें से जो भी उत्तर सही है, आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। सही का निशान लगाएं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न गा नंबर, सिरिस ने क्या किया? प्रश्न है गा नंबर, सिरिस ने क्या किया? पहला उत्तर विकल्प रेशम की वेणी बांध ली। दूसरा उत्तर विकल्प अपने पत्ते झाड़ लिए। तीसरा उत्तर विकल्प अपने पत्ते हरे भरे कर लिए। चौथा उत्तर विकल्प घास की वेणी बांध ली। तो इसका उत्तर जो सही उत्तर है उस पर निशान लगाएं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि बार बार पुकार कर किसे जगा रहा है? कवि बार बार पुकार कर किसे जगा रहा है? पहला उत्तर विकल्प है
बालक को। दूसरा उत्तर विकल्प है सखी को। तीसरा उत्तर विकल्प है मित्र को। और चौथा उत्तर विकल्प है पुत्र को। तो सही उत्तर विकल्प पर सही का निशान लगाएं। ठीक, अब आप लोगों ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प पर निशान लगा लिया है। आइए अब इन जो आपने जो निशान लगाए हैं उसका मिलान कर लेते हैं। का नंबर प्रश्न है, रोम रोम को अपने स्पर्श से कपा देने का काम किसने किया? कविता की पंक्तियां हैं, मलय का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से वह रोम रोम को कपा गया। कौन? मलय पवन के झोंके ने रोम रोम को अपने स्पर्श से कपा देने का काम किया, मलय पवन के झोंके ने। तो दूसरा विकल्प सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। वसंत के आ जाने पर पीपल के पेड़ पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली। पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली। स्निग्ध का मतलब होता है चिकनी। तो पेड़ की खाल चिकनी हो गई। ख नंबर प्रश्न का उत्तर पेड़ की खाल चिकनी हो गई, ये दूसरा विकल्प सही है। अगला है, अगला प्रश्न, शिरीष ने क्या किया? शिरीष ने रेशम की वेड़ी बांध ली। क्या किया? रेशम की वेड़ी बांध ली। तो इस प्रश्न का उत्तर पहला विकल्प ही सही है, और रेशम की वेड़ी बांध ली। कवि बार बार पुकार कर किसे जगा रहा है? जागो 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 सखी, बसंत आ गया, जागो। कवि बार बार पुकार कर किसे जगा रहा है? सखी को जगा रहा है। ठीक, इस प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्नों के ये उत्तर आपने समझे। अब हम अगले क्रम में चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर यही पाठ्यपुस्तक में ही लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है, आसमान में क्या छा गए हैं? आसमान में क्या छा गए हैं? स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया। तो आसमान में क्या छा गए हैं? स्नेह भरे बादल। इस प्रश्न का उत्तर होगा स्नेह भरे बादल। दूसरा प्रश्न है, पीपल की सूखी खाल कैसी हो गई है? तो पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली है। स्निग्ध, पीपल की सूखी खाल कैसी हो गई है? स्निग्ध हो गई है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं चिकनी हो गई है। पीपल की सूखी खाल चिकनी हो गई। तो एक शब्द में उत्तर, पहले वाले प्रश्न में कुछ शब्द होंगे, स्नेह भरे बादलों से। आसमान में क्या छा गए हैं? तो स्नेह भरे बादल, ये उत्तर होगा। और पीपल की सूखी खाल कैसी हो गई है? स्निग्ध हो गई है या चिकनी हो गई है। कौन हंस रही है? हंस उठी कचनार की कली। कौन हंस रही है? कचनार की कली। इस प्रश्न का उत्तर कचनार की कली। अगला प्रश्न है, किसकी आरती सजाई गई है? टेसुओं की आरती सजाकर। किसकी आरती सजाई गई है? टेसुओं की। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा टेसुओं की आरती सजाई गई। ठीक, इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग यहीं पाठ्यपुस्तक में ही प्रश्नों के सामने ही एक शब्द में या कुछ शब्दों में लिखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को हिंदी नोटबुक में लिखना होगा। तो प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से समझ लें और इसके बाद
हिंदी नोटबुक में लिखें। तो पहला प्रश्न है, मलय के झोंके से आप क्या समझते हैं? मलय के झोंके से आप क्या समझते हैं? तो मलय का झोंका शीतल, मंद, सुगंधित वायु को कहते हैं। तो यहाँ पर जो मलय के झोंके का अर्थ है, या मलय के झोंके से हम क्या समझते हैं, तो मलय के झोंके से हम शीतल, मंद, सुगंधित वायु के चलने को समझते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वसंत के कारण ढीला ढाला शरीर कैसा हो गया? वसंत के कारण ढीला ढाला शरीर कैसा हो गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा कि वसंत के कारण ढीला ढाला शरीर चेतनाशील हो गया, चैतन्य हो गया। आप चेतनाशील लिख सकते हैं या चैतन्य, ये शब्द भी लिख सकते हैं। तो पूरा उत्तर लिखेंगे, वसंत के कारण ढीला ढाला शरीर चेतनाशील या चैतन्य हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, वधू वनस्थली किस प्रकार बन गई है? तो वधू वनस्थली टेसुओं की आरती सजाकर बन गई। वधू वनस्थली किस प्रकार बन गई? तो वधू वनस्थली टेसुओं की आरती सजाकर बन गई। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है, क्यों? वसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है, क्यों? आपने इस ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन देखे हैं? तो आप कविता में जो आपको जानकारी दी गई, केवल उसके माध्यम से ही बता सकते हैं। वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा इसलिए कहलाती है क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ ऋतु है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि इसमें ठंडी और गर्मी दोनों समभाव में रहते हैं। न ज़्यादा सर्दी होती है, न ज़्यादा गर्मी होती है। चारों तरफ हरियाली होती है, प्रकृति फूलों से भरी होती है, आकाश में स्नेह के हल्के हल्के बादल छा जाते हैं, आम के पेड़ों पर बौर आ जाती है, कोयल कूकने लगती है, चारों तरफ शीतल, मंद, सुगंधित हवा चलने लगती है। इस प्रकार से वसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है। अब आइए गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं, गृह कार्य को समझते हैं। तो आज के गृह कार्य में पहला प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखें। तो कविता की पंक्तियां यहां पर दी गई हैं और इन पंक्तियों का आपको संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। तो संदर्भ सहित अर्थ लिखने में संदर्भ, संकेत और अर्थ तीनों चीजें लिखना है। कविता की पंक्तियां हैं, मलय का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से वह रोम रोम को कंपा गया, जागो 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 सखी वसंत आ गया, जागो। इन पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। दूसरे नंबर पे आपको गृह कार्य करना है। पाठ 18 से प्रश्न संख्या 1 व 2। पाठ 18 में प्रश्न संख्या 1 व 2। अभी आपने जिन प्रश्नों को समझा है, प्रश्न संख्या 1 में बहुविकल्पीय और प्रश्न संख्या 2 में अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ्यपुस्तक में ही लिखना। और तीसरा प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, इसे आपको
हिंदी नोटबुक में प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 व 2 को पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है, प्रश्न संख्या 3 को हिंदी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद। और इसके साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।